चेक करना प्लीज, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? प्लीज चेक। ओके ओके ओके, पता नहीं क्यों सिग्नल चला गया, ये वॉइस क्यों नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ आया कि क्यों ऐसा हुआ। ब्राह्मणी रिवर वाला कॉन्सेप्ट कवर हुआ कि वो रह गया था? एक बार चेक करना जरा प्लीज। अब रीजन समझ नहीं आया कि क्यों चली गई आवाज। सिस्टम तो ठीक काम कर रहा है, सारे सिस्टम ठीक है। ओके, हरियाणा पंजाब से, ठीक है। सो ब्राह्मणी रिवर का कॉन्सेप्ट है ना, वो वाला हो गया हमारा। तो ब्राह्मणी रिवर उड़ीसा की सीजनल रिवर है, और बाकी की स्टेट से कवर करती है, और सीजनल है, बस आगे पीछे इसमें कुछ नहीं होता। और अभी आ गया हम लोग हरियाणा जॉब कोटा में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। हाँ, भी आ जाओ बेटा आप लोग सभी जल्दी। ओके, तो ये कौन से टॉपिक से आवाज गई है? ये हरियाणा हाई कोर्ट से पहले गई है, इसके बाद गई है? चेक करना प्लीज। अगर नहीं है तो ब्राह्मणी रिवर का कॉन्सेप्ट मैं दोबारा करवा देता हूँ। ओके, अब पता नहीं सिस्टम में क्या दिक्कत आई, समझ नहीं आया मुझे। ओके, हरियाणा पंजाब करना, बाकी तो किसी दिक्कत में, किसी में दिक्कत नहीं है। ब्राह्मणी रिवर वाला कॉन्सेप्ट आ गया था समझ? ठीक ठीक ठीक, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। हरियाणा जॉब कोटा स्ट्रक डाउन बाय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं हरियाणा गवर्नमेंट को, कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन डेवलप किया था कि 75% कोटा जो है लोकल जॉब्स में, 75 कोटा, 70 प्राइवेट जॉब्स के अंदर 75 कोटा हरियाणवी के लिए रिजर्व रहेगा। मतलब सिर्फ हरियाणा के लोग ही 75% नौकरियां कर सकते हैं, 25% आप आउटसाइडर को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर टाटा कोई कंपनी लगाता है, और हरियाणा गवर्नमेंट का एक लॉ पहले से काम कर रहा है कि आपको 75% हरियाणवियों को यहाँ पर नौकरी देना मैंडेटरी है। तो इसका मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी कि हरियाणा की गवर्नमेंट के लिए तो ये बेनिफिशियल हो सकता है, या फिर क्योंकि उनके लिए वोट बैंक का एक पार्ट है। बट एक सेंस में ये फंडामेंट राइट की वायलेशन है, और फंडामेंट राइट की वायलेशन इस सेंस में कि आपने एक सीटें जो है वो रिजर्व कर दी। प्राइवेट सीटें रिजर्व करना या फिर सरकारी सीटें रिजर्व करना एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए, ये फंडामेंट राइट की वायलेशन है। और आर्टिकल 14, 15, 16 स्पेसिफिकली ये मना करते हैं कि स्टेट ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कर सकती हैं कि सीटें अपने लोगों के लिए सीटें रिजर्व नहीं हो सकती, है ना। और 75% कोटा इन लोगों ने रिजर्व किया था। हालांकि कुछ स्टेट्स को अलाउड है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि ये हिमाचल को अलाउड है, या फिर एक सेंस में जम्मू कश्मीर को एक सेंस में कभी अलाउ हुआ करता था, पर हर हिमाचल में ये अलाउड है कि आप कुछ सीटें जो हैं स्पेसिफिक, सारी सीटें नहीं, कुछ स्पेसिफिक सीट जो हैं वो रिजर्व कर सकते हैं स्पेशल हरियाणा के, हिमाचल के लोगों के लिए। बट यहाँ पर तो प्राइवेट सीट्स के लिए, प्राइवेट जॉब्स के लिए 75% कोटा जो है वो उसको कोर्ट में चैलेंज किया, और कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया। एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी? स्कोप, द एक्ट एक्सटेंडेड टू ऑल प्राइवेट एंटिटीज इंक्लूडिंग कंपनी, सोसाइटी, पार्टनरशिप, फर्म, ट्रस्ट, इंडिविजुअल एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन इन हरियाणा। 10 से ज्यादा अगर आपके पास एम्प्लॉइज हैं, उनमें से 75% आपको हरियाणवियों को रखना जरूरी है। और जिनकी एक स्पेसिफिक 30,000 से ज्यादा जिनकी सैलरी है, ये वाला पॉइंट है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज वर obliged to reserve 75% of jobs with a monthly salary below 30,000 for individuals डोमिसाइल इन हरियाणा। तो 30,000 से कम जिनकी सैलरी है, उनमें से 75% लोगों को हरियाणा का रखना जरूरी था। इसी को पंजाब एंड हरियाणा को हाई कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ड्यूरेशन, द एक्ट वाज
slated for the effective for period of 10 years from its initiation. तो 10 साल के लिए इस एक्ट ने काम करना था. Exemptions क्या है? Grounds for exemption: employees could seek exemption by the demonstrating a scarcity of local candidate with the requisite skill or qualification. अगर आपको लगे कि इस एरिया में काम करने वाले लोगों के पास ये स्किल नहीं है, उस केस में आप दूसरी स्टेट्स के लोगों को ले सकते थे. नोटेबल एग्जाम्पशंस क्या है? सर्टेन इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनेबल सर्विसेज, कंपनीज, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, फार्म लेबर, डोमेस्टिक वर्क परमिशंस एंड ट्रांसफर विद इन द स्टेट्स फॉर एग्जम्प्टेड. इनको अलाउ किया गया था, इनको एग्जम्पशन दी गई थी. आप ऐसा कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन. A registration mandate: employees were required to register employees earning a gross monthly salary of less than 30,000 on the Haryana Udhyam Memorandum portal with the 3 months of an act commencement. अब रजिस्ट्रेशन मेंशन है, कोई भी कंट्री जिसका कंपनी जिसके पास 30 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे उनको अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है उनके लिए मैंडेटरी है, रजिस्टर कराना पड़ेगा. उसके बाद रजिस्टर कराने के बाद वो सारे प्रोविजंस आज अप्लाई हो जाएंगे इनके ऊपर 75% कोटा वाले. तो ये उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल है इनका, हरियाणा गवर्नमेंट का, उसके ऊपर आपको रजिस्टर कराना जरूरी था. ध्यान रखना, अब यहाँ पर हमारे लिए प्रीलिम में इसका क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता. ये मेंस के लिए फंडामेंटल राइट के सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा को कोटा किया था और उसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया. या फिर प्रीलिम के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी स्टेट ने ऐसा कोटा बनाया था और जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. 75% कोटा कौन सी स्टेट ने ऐसा किया था जिसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया. और मेंस के लिए तो ये क्वेश्चन है ही है. Quarterly reporting: employees had to submit quarterly reports detailing to the employment of the local candidate during the respective quarters. Penalties: consequences: failure to comply with the act subjected employees to fine upon conviction. तो उसके ऊपर सजा का भी प्रोविजन था. स्टेट्स विद कंपेरेबल लेजिस्लेशन, तो कुछ कुछ इसी तरह का महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी है. महाराष्ट्र में कितना है? सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018, एलोकेशन ऑफ 16% ऑफ कोटा मराठा, बट इट वाज इनवैलिडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था उसको. कर्नाटका प्रपोज 70% रिजर्वेशन ऑफ Kannadigas, those proficient in the Kannada in the private sector facing opposition and legal challenges. आंध्र प्रदेश इन्होंने भी ऐसा किया था. 2019 Act law in Andhra Pradesh aimed at 75% reservation of residents of at least 10 years faced legal challenges. मध्य प्रदेश ने भी कुछ कुछ ऐसा ही. मध्य प्रदेश 2019 के अंदर announced 70% reservation of the locals in the private sector, but the notification was not issued. Notification issue नहीं हुआ. Constitutional infringe क्या है? Violation of the court deemed to act as infringe upon the Part 3 fundamental right of the Constitution. Article 15, Article 14 की violation है. Equality issue: the enactment could pave the way for the similar laws on other states, creating artificial walls and impinging of Article 14 right to equality की violation है. हर किसी को, इंडिया सबका है और हर किसी को इंडिया के अंदर नौकरियां हासिल करने का, सरकारी और प्राइवेट नौकरियां हासिल करने का राइट है. और ऐसा 75% कोटा करके तो आप डेलिबरेटली, जानबूझ के दूसरों को बाहर कर रहे हैं, है ना. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो कोर्ट ने इसको मना कर दिया. आर्टिकल 16 क्लैरिफिकेशन: द कोर्ट asserted that Article 16 which allows state reservation for the backward classes in public employment could not justify reservation in the private sector. तो सरकारी नौकरियों में तो हो सकता है, पर वो भी 75% नहीं हो सकता ना, 50% से ज्यादा वो भी नहीं हो सकता. और यहां पर ये तो 75% कर रहे हैं और प्राइवेट नौकरी में तो कोई चांस ही नहीं है. आर्टिकल 19(1)(g) फ्रीडम ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. तो आपकी जितनी फ्रीडम्स हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है. कोर्ट फाउंड दैट रिजर्वेशन जॉब्स फॉर द लोकल इंपेयर्स आर्टिकल 19(1)(g) रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड ऑफ बिजनेस फॉर ऑल सिटीजन. तो हर किसी को अपने हिसाब से बिजनेस करने का राइट है और इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन होगी तो किसी का भी बिजनेस अफेक्ट होगा, है ना. तो मुझे अपने यहाँ पर सस्ती लेबर चाहिए और सस्ती लेबर ऑब्वियसली जो माइग्रेंट्स होंगे वो सस्ती लेबर होगी. जो रेजिडेंट्स होंगे उसी स्टेट के वो कई बार सस्ते में काम नहीं करते हैं ना, या फिर यूनियन बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, या फिर काम करने नहीं देते. एंड वी हैव सीन इन द पास्ट कि मारुति के जो मानेसर प्लांट है वहां पर तोड़फोड़ हुई थी इस तरह से, क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर स्टेट के ग्रुप के लोग जो इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने शायद अपने मैनेजर को भी मार दिया था. मारुति के प्लांट में, मारुति सुजुकी का जो प्लांट है मानेसर हरियाणा में, वहां पर आज से कुछ साल पहले हुआ तो उन्होंने अपने ऑफिसर को मार भी दिया था उन्होंने. So, discrimination and protectionism, regional division: the law divided individuals based on the state of resident, conflicting with the concept of single citizenship. यहाँ पर अमेरिका की तरह स्टेट वाइज सिटीजनशिप नहीं है,
देयर इज सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया सबके लिए है और सारी स्टेट सबके लिए हैं। हाँ, कुछ स्टेट कुछ प्रोविजन कर सकती हैं, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ये प्रोविजन कर सकती है कि आपको सरकारी नौकरियां अगर आपको लेनी है तो आपको पंजाबी आना जरूरी है 10th क्लास तक। अगर कोई भी इंडिविजुअल यूपी का है, बिहार का है, केरला का है ना, महाराष्ट्र का है, वो भी पंजाबी का एग्जाम देता है और अगर उस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट उसको एग्जाम पास करने की कंडीशन में जॉब देने के लिए बाउंड है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। तो यहाँ पर तो 75% रिजर्वेशन है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कम से कम प्राइवेट सेक्टर के अंदर। रीजनल डिवीजन, द लॉ डिवाइडेड इंडिविजुअल्स, हाँ, द लॉ डिवाइडेड इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर स्टेट ऑफ रेजिडेंस कॉन्फ्लिक्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। तो इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका के अंदर क्या है, एक आपके पास यूएसए की सिटीजनशिप है और अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी सिटीजनशिप है और हर स्टेट के अपने अपने लॉज हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। स्टेट के अपने अपने लॉज हो सकते हैं बट कम से कम ऐसे केसेस में नहीं है। कुछ केसेस में कुछ स्टेट्स के अपने अपने लॉज हैं बट इस तरह के इश्यूज में नहीं। ये तो फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। Inspector Raj critic, government interference requiring quarterly report to the documentation was criticized of excessive government intervention in the private affairs. तो प्राइवेट मामलों के अंदर सरकार को बार बार रिपोर्ट करना है, तो इस सेंस में तो इंस्पेक्टर राज की प्रमोशन है जिसको 90s में हम लोगों ने खत्म कर दिया था। डिनायल ऑफ लीगल रेमेडी, जुडिशियल एक्सेस, the court objection to provision bearing legal action against officers enforcing the law even in good faith as it curtailed employers right to seek judicial remedies। तो जो जुडिशियल रेमेडीज भी नहीं ले सकता, कोर्ट नहीं जा सकता है, तो उसके के कोर्ट ने डिनाई किया कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव, द सुप्रीम कोर्ट लिफ्टेड द हाई कोर्ट ऑर्डर अर्जिंग अ फाइनल वर्डिक्ट ऑन द लॉज वैलिडिटी विद इन अ मंथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जजमेंट दी, एकदम परफेक्ट है। Prospective consideration क्या है? Impact of protectionism. Concerns protectionism measures may negatively affect labor productivity, output and employment, particularly impacting vulnerable migrant workers, जिसको मैंने डिस्कस किया। माइग्रेंट वर्कर किसी स्टेट में पहुंचेगी, मान लो मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूं अपने यहाँ पर, तो ये तो क्लियर है कि पंजाब में मुझे लुधियाना में रह के अगर फैक्ट्री लगानी है तो यहाँ का जो लोकल रेजिडेंट होंगे वो कंपैरेटिवली सैलरीज की डिमांड ज्यादा करेंगे। जो माइग्रेंट वर्कर है, बाहर से आया है और लुधियाना आया हुआ है, बाहर से आया है, तो हो सकता है मेरे को वो लेबर कंपैरेटिवली चीपर मिल जाए, है ना, और उसमें मेरे को चांसेस नहीं है। किसी भी फैक्ट्री ओनर को, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो कोई नहीं चाहेगा कि उसको लेबर महंगी मिले। और इस तरह की जो लेबर महंगी होगी तो उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, उस बिजनेसमैन के लिए अच्छा नहीं होगा, उसको प्रॉफिट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो काम नहीं करेगा। Equal labor right recommendations, states should ensure migrant workers enjoy same labor rights at local workers, fostering a fair and competitive labor market. Preservation of labor rights, emphasis fundamental labor rights such as freedom of association, collective bargaining, non-discrimination, fair remunerative, safe working conditions should be safeguarded at all cost, at all costs. India and ASEAN showcase millet at Jakarta Festival. अब व्हाट इज मिलेट? पिछले कुछ दिनों से या पिछले लगभग 1 साल से मिलेट की प्रमोशन जो है वो ज्यादा हो रही है। मिलेट मतलब मोटा अनाज। अब इसके कई सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कि सरकारें अगर मोटे अनाज को प्रमोट करती हैं, मिलेट्स को प्रमोट करती हैं, उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बर्डन जो है फार्मर्स के ऊपर, वीट का बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। एक एडवांटेज ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मिलेट्स की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इनको उगाने के लिए बहुत एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, बहुत फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए और इनकी कंपैरेटिवली कॉस्ट उगाने की कम है और ये टफ कंडीशन में भी उग जाती है। मतलब अगर पानी नहीं भी होगा, है ना, तो नहरी सिंचाई जहां पर नहीं पॉसिबल है या यहाँ पर मानसून कंपैरेटिवली कम होता है, वहां पर भी मिलेट्स उग जाते हैं, मोटा अनाज होता है। प्लस इसके हेल्थ बेनिफिट भी हैं। और उसके साथ रिसेंट ईयर्स में रिसर्च ये कंफर्म किया कि जो हम लोग जिस वीट को खाते हैं, जिस गेहूं को खाते हैं, वीट में कंपैरेटिवली ग्लूकोज का कंटेंट ज्यादा है। हम लोगों ने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हम लोगों ने सीड्स इंपोर्ट किए थे या जिनको इंडिया में डेवलप किया गया, उनमें शुगर कंटेंट ज्यादा है। और क्योंकि वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी हमारे यहाँ पे नहीं है, लोग ज्यादा, है ना, फिजिकल वर्क नहीं करते, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि लगातार हमारे यहाँ पर डायबिटीज के केसेस जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वर्कआउट नहीं है और ग्लूकोज जमा होता जा रहा है।
उसके बाद मिलेट्स के साथ सरकार को ये सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसके लिए कोई एमएसपी सरकार को डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल मिलेट्स की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से या मिलेट की डिमांड या मिलेट की प्रोडक्शन कम होने की वजह से मिलेट्स के प्राइसेस ज़्यादा हैं, कणक से कई गुना महँगे, कई बार 100-100 रुपए किलो तक मिलेट्स मिल रहे हैं। अब जब फार्मर बड़े लेवल के ऊपर उगाएगा तो सरकार के ऊपर भी बर्डन कम रहेगा, एमएसपी का प्रेशर नहीं रहेगा सरकार के ऊपर, खरीदने का प्रेशर नहीं रहेगा। प्लस वो ठीक-ठाक रेट उसका फार्मर को मिल जाएगा, तो फार्मर्स के पास ऑप्शन हो जाएगा व्हीट और राइस के अलावा दूसरी फसलें उगाने का। हाँ? तो मक्की, ज्वार, बाजरा, उसके अलावा रागी और कुट्टी, वो कई सारी इस तरह के मिलेट्स हैं। तो गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है मिलेट्स को और इंडिया की तरफ से स्पेसिफिक एफर्ट है क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन लगातार जो है व्हीट और राइस की कम होती जा रही है और इंडिया में उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। इंडिया में खेतों का साइज़ छोटा है, इस करके प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। इस करके सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर आते हैं तो सब्स्टिट्यूट मिलेट सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है और मिलेट में वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो रिसेंट में मैंने अभी दिवाली में कोई हमारे यहाँ पर कोई मतलब वो चिप्स एक मंगवाए गए थे, वो चिप्स रागी के चिप्स थे, है ना? तो दैट इज़ वेरी यूनिक थिंग, रागी और बाकी सब चीज़ों के जो इस तरह के आएँगे। तो recent collaboration India and ASEAN jointly inaugurated a 5 days millet festival in Jakarta and marking a significant stride in the comprehensive strategic partnership and cooperation in the agriculture sector. Key factors क्या हैं? Commencement and participants. Start date क्या है? ASEAN India Millet Festival commenced on November 22, drawing active participation from Indian farmers, industrialists, and representatives from ASEAN member states. Diverse representation. The festival reflects the inclusive collaboration between India and ASEAN, bringing together stakeholders from various sectors. Strategic partnership outcome क्या है? Result of partnership. The Millet Festival is a tangible outcome of the robust comprehensive strategic partnership between ASEAN and India, commitment reaffirming during the ASEAN India Summit. अब एक एस्पेक्ट बड़ा ये है कि इससे रोबस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप होगी आसियान इंडिया के बीच में। तो इंडिया बड़े सालों से ट्राई कर रहा है कि हम आसियान के साथ कोऑपरेट करें और मिलेट के मामलों में कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर इंडिया की तरफ से प्रमोशन है। कुछ-कुछ रिक्वायरमेंट उन कंट्रीज़ की भी ऐसी ही हैं, है ना? वो भी डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं अपने यहाँ पर ईटिंग हैबिट्स को। तो उसके साथ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन फूड सिक्योरिटी। अब इसके लिए कि इंडिया और आसियान समिट ने जॉइंट स्टेटमेंट आई हैं। जॉइंट स्टेटमेंट का मतलब होता है जब भी किसी ऑर्गेनाइज किसी मीटिंग की या फिर किसी जो ग्रुप होता है उसका जब एंड होना होता है तो उसको कंक्लूड करते टाइम एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आती है और उसमें दोनों की तरफ से जो आइडियाज़ हैं वो कॉमनली आइडियाज़ रखे जाते हैं और वही यहाँ पर है। दैट इज़ जॉइंट स्टेटमेंट है, दोनों तरफ से आई। बैकग्राउंड इनिशिएटिव इज रूटेड इन जॉइंट स्टेटमेंट ऑन फूड सिक्योरिटी अडॉप्टेड ड्यूरिंग द आसियान इंडिया समिट, emphasizing the significance of millets in ensuring food security. Sustainable food choices. Millets are recognized as sustainable and farmer-friendly food choice, aligning with the global efforts to combat hunger and address nutrient deficiencies. अब यहाँ पर एक पिछले कुछ सालों से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। अब सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि आप एनवायरनमेंट में फसल तो उगा रहे हैं, मिलेट्स तो उगा रहे हैं, बट आप पानी वाटर लेवल को नीचे नहीं जाने दे रहे। ठीक? अब मान लो कि अगर आप राइस उगा रहे हैं, जैसे राइस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 1 किलो राइस उगाने के लिए कहते हैं कि लगभग 10,000 लीटर पानी लगता है, 1 किलो राइस के लिए 10,000 लीटर पानी लगता है। और अगर मिलेट्स की खासियत ये है कि इनको पानी नहीं चाहिए होता, टफ कंडीशन में भी डेवलप हो जाते हैं, मानसून अच्छा हो, खराब हो, मिलेट्स डेवलप हो जाएँगे। तो वहाँ पर इसकी एक एडवांटेज रहेगी। सिग्निफिकेंस क्या है? न्यूट्रिशनल बेनिफिट है। मिलेट encompasses वेरियस स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस इंक्लूडिंग ज्वार है, रागी है, कुडू है, कुटकी है, काकुम है, सनवा, चीना, कुट्टू और चुलई। तो ये सबको मिला के हम लोग मिलेट कहते हैं। अलग-अलग एरियाज़ में अलग-अलग इनकी प्रोडक्शन है, कहीं पर किसी की प्रोडक्शन ज़्यादा, कहीं पर किसी की ज़्यादा है, उस स्पेसिफिक एरिया में वैरायटी होती है। तो अगर बदल-बदल के खाए जाएँगे, तो कहते हैं हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड 2023 एज़ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, एक्नॉलेजिंग देयर न्यूट्रिशनल सुपीरियरिटी। अब ये हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है ये। फेस्टिवल कंपोनेंट्स क्या हैं? एग्ज़िबिशन
and participation. The festival feature in millet-centric exhibition showcasing contributors from millet-based farmer, producer, organization, startups and Indian chefs. तो इंडियन शेफ भी अब उसकी वैरायटी बना के लेके आएँगे, अलग-अलग तरह के फूड होंगे। जैसे हम लोगों ने देखा है कि अमेरिका जैसी कंट्री पर कॉर्न उनका जो स्टेपल फूड है, तो अमेरिका में कॉर्न से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इंडिया में भी कॉर्न होता है, बाजरा है, मक्की है, ज्वार है ना? तो मक्की, ज्वार, बाजरा हमारे यहाँ पर इनको डाइवर्सिफ़ाई नहीं किया, सिवाय रोटियों से हम इसके ऊपर उठ ही नहीं सके, है ना? इसके चिप्स बन सकते हैं, इसकी बहुत सारी चीज़ें और बन सकती हैं। जैसे कि अमेरिका में मक्की की रोटी कोई नहीं खाता, बट उन्होंने जो कॉर्न है उसको इतना डाइवर्सिफ़ाई कर दिया, उसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, चिप्स हैं, पॉपकॉर्न्स हैं, ये वो सब, कई सारी चीज़ों में कॉर्नफ्लेक्स हैं। इसी तरह से इसका भी हो सकता है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो ठीक से डेवलप हो तो। ASEAN interest, the active innovation of ASEAN member states in the festival reflects a shared interest and recognition of the millets. Organizers host the ASEAN India Millet Festival is organized jointly by Indian Mission of ASEAN and Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. तो ये क्वेश्चन हो सकता है ना प्री के लिए आपका इंटरनेशनल ईयर कौन सा है मिलेट के लिए 2023 मिलेट के लिए इंटरनेशनल ईयर है United Nation Declaration of 2023 as the International Year for Millets further emphasizes the global recognition of millets' positive attributes. एडवांटेज क्या है मिलेट्स की न्यूट्रिशनल सुपरियरिटी सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कंपैरेटिवली न्यूट्रिएंट्स मिलेट्स आउट परफॉर्म राइस एंड व्हीट इन टर्म्स ऑफ मिनरल विटामिन डाइटरी फाइबर कंटेंट एंड अमीनो एसिड प्रोफाइल तो इसका मतलब ये है कि राइस और व्हीट के कंपैरेटिवली है ना ये जो मिलेट्स हैं इनकी एडवांटेज सेहत के लिए ज़्यादा है तो इनमें मिनरल्स भी ज़्यादा है विटामिन भी है डाइटरी फाइबर भी ज़्यादा है और अमीनो एसिड प्रोफाइल भी कंपैरेटिवली बेटर है तो स्पेसिफिक एग्जांपल है बाजरा इसको पर्ल मिलेट कहते हैं तो बाजरा राजस्थान की बेसिकली स्टेपल फूड है उसका ऑफर्स आयरन जिंक एंड प्रोटीन कंपेरेबल टू व्हीट बट इज ग्लूटेन फ्री एंड कंटेन्स मोर फाइबर अब जिन लोगों को ग्लूटेन की प्रॉब्लम है ना कई बच्चे जिनको ग्लूटेन से प्रॉब्लम है या जिनको व्हीट एलर्जी है ना ग्लूटेन से एलर्जी है तो ग्लूटेन फ्री है तो ये बड़ी एडवांटेज है उसकी उसके बाद रिड्यूस्ड ब्लड शुगर लेवल्स हैं मिलेट बेस्ड रोटीज कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोलॉन्ग सेटाइटी एंड डू नॉट कॉज रैपिड स्पाइक्स ऑफ द ब्लड शुगर लेवल्स जैसे हम लोगों ने देखा है कि जिन घरों में डायबिटीज होती है जैसे वो खाना खाते हैं उनका ब्लड शुगर जो है लेवल जो है स्पाइक कर जाता है बढ़ जाता है बहुत ज्यादा हो जाता है तो मिलेट खाने से वो भी कंट्रोल रहेगा एग्रीकल्चर एडवांटेजेस क्या है हार्डी क्रॉप्स है मिलेट्स आर हार्डी drought resistant crops with a shorter grown duration lower water requirement and ability to thrive a poor soil and hilly terrain जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है मिलेट उगाने का मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है तो इसका मतलब यह है कि मेंस के लिए आपके पास एक अच्छा टॉपिक प्रिपेयर हो गया और प्रीलिम के लिए तो सिर्फ इतना ही है कि ये समिट कहाँ हुई थी इंडिया आसियान ने मिलकर की कहाँ पर जकार्ता के अंदर ये हुई है बस इतना प्रीलिम के लिए और मेंस के लिए आपके पास अच्छा खासा कंटेंट हो गया इसकी इंपॉर्टेंस इसकी वैरायटीज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर इसको जोड़ लिया हम लोगों ने हेल्थ बेनिफिट जोड़ लिए इसके अंदर द आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल नॉट ओनली शोकेसेस द न्यूट्रिएंट एंड एग्रीकल्चर बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स बट आल्सो सिंबलाइजेस द कोलैबोरेटिव स्पिरिट एंड शेयर्ड कमिटमेंट टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बिटवीन इंडिया एंड आसियान चलो उसके बाद अभी नया टॉपिक है ये 1-2 साल पहले भी आया था और कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज ये बंदरों से होने वाली डिजीज है जो कर्नाटका के जंगलों में या फिर वेस्टर्न घाट के एरिया में रिसेंटली डेवलप हुई इससे पहले भी हो चुकी है ये तो कुल मिला के ये मंकी से होती है ब्लैक मंकीज उनसे होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये इमेज है ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं हु इज रिस्क जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉरेस्ट में जो काम करते हैं जो लकड़ियां इकट्ठी करने जाते हैं जो रियर स्टॉक लाइव स्टॉक रियरर है तो अब इसके सिम्टम्स क्या हैं इस बीमारी के सिम्टम क्या है कि हाई फीवर होता है मसल पेन है नोजिया होती है वॉमिटिंग है या डायरिया हो जाता है समटाइम एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इसके नजर आते हैं तो सोल्यूशन क्या है इसका वेयर प्रोटेक्टिव लॉन्ग क्लोथ कवरिंग बॉडी उसके बाद अप्लाई इंसेक्ट रेपेलेंट सच एज डीफ एंड डीएमपी ऑयल बिफोर विजिटिंग फॉरेस्ट डू नॉट पाइल अप ड्राइड लीव्स इन योर क्लोथ एज मैनी कंटेन्स डेडली टिक्स तो रेगुलरली डीटेक योर एनिमल स्प्रे तो उनको जानवरों के ऊपर लगातार आप छिड़कते रहो तो है क्या इसके बारे में पढ़ते हैं In recent research endeavor conducted by the Indian Council of Medical Research and National Institute of
virology, groundbreaking discovery has been made by Kaisanur forest disease KFD virus has been officially identified in 2 additional districts with the state of Karnataka. तो बेसिकली ये कर्नाटका में ये डिजीज हुई है। कुल मिला के हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वेस्टर्न घाट के इलाकों के अंदर इस तरह की डिजीजेस होती रहती हैं। ये 2 साल पहले भी ऐसा हुआ था। Insight into Kaisanur forest disease, the ailment is categorized at zoonotic disease. The origin of disease traces back to its first reported occurrence in the Kaisanur forest of Karnataka in 1957, leading to nomenclature as Kaisanur. तो क्योंकि कर्नाटका में हुआ था सबसे पहले 1957 में, वहीं से इसको नाम मिला है कैसनूर। कैसनूर जंगल है, वहां पर ये स्टार्ट हुई थी। तो कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज इज colloquially referred to as monkey disease। बंदरों से जुड़ी हुई है तो बंदरों से जुड़ के देखा जाता है इसको, तो monkey disease कहते हैं या फिर monkey fever कहते हैं। Due to its association with the fatalities among the monkeys, the geographical spread of this virus now encompasses the entire expanse of the Western Ghat region, encompassing Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, and Goa. Symptoms: the disease is characterized by the sudden onset of high grade fever, and उसके बाद prostration, nausea, vomiting, diarrhea, and occasional neurological and hemorrhagic manifestations. Transmission कैसे होगा इसका transmission? The virus is transmitted through the bites and ticks of bonnets. Black-faced langur monkeys exhibit high susceptibility to the infection and play pivotal role in the transmission of virus in the human population. Management: while there is a no specific treatment regimen tailored to the KFD, swift implementation of this symptom and supportive therapy is crucial. तो ये लंगूरों से होने वाली बीमारी है ना, ब्लैक फेस्ड मंकी से, और इसका ऐसे कुछ स्पेसिफिक कोई दवाई नहीं है, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है इसके लिए, बट ये है कि कुल मिला के बचा जा सकता है इस बीमारी से। तो swift implementation of symptomic and supportive therapy is crucial. It includes maintaining hydration, ensuring hemodynamic stability, and managing neurological symptoms, all of which contribute to the reduction of morbidity एंड मोर्टेलिटी। तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, वही जिसको हमने डिस्कस किया, कपड़े पहन के रखें, मच्छर काटने से बचें, जो बंदरों से होने वाले जो पिस्सू होते हैं, क्या कहते हैं इनको, तो उनसे होती है, तो इनसे बचा जा सकता है। हाथ धोएं बार बार वही, और रेपेलेंट जानवरों के ऊपर भी टिक करते रहें। अवॉइडिंग विजिटिंग एरियाज में मंकीज डेथ हैव बीन रिपोर्टेड, तो जहां बंदर मर रहे हैं उन जगहों से जाने से बचा जाए। तो अगर आपसे क्वेश्चन प्रीलिम के लिए आएगा तो यही है, काइसनूर डिजीज क्या है? ब्लैक मंकी से होती है, ध्यान रखना, लंगूरों से होती है, बंदरों से नहीं, लंगूरों से है ये। Global digital public infrastructure and repository unveiled in the recent announcement. Prime Minister of India disclosed the launch of 2 groundbreaking initiatives, among them being the Global Digital Public Infrastructure Repository. Insight into the Global Digital Public Infrastructure Repository. एक सेकेंड। Establishing by the Minister of Electronics and Information Technology, MIT, the GDPIR serves as a comprehensive repository aggregation essential insight and expertise from G20 members, guest nation, and primary objective is to bridge the knowledge gap pertaining to the choices and methodologies essential for designing, construction, deploying, and government digital public infrastructure. अब रिसेंट ईयर्स में हम लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट जो है अपने ऐप के थ्रू या गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन की तरफ फोकस कर रही है। उसमें आधार का डिजिटलाइजेशन है, या फिर उसमें डिजी लॉकर का कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो सरकार डिजिटलाइज करती जा रही है ना, रेलवे में और बाकी सब चीज़ों में, वैक्सीनेशन में, तो उसी से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, GDPIR represent information and standardized format sourced from the countries and organizations that have successful developed DPIs at scale. This includes elements such as maturity scales, source code where available,
and governance framework. Currently, the GDPIR boasts 54 DPIs from 16 countries. Highlighted DPI from India within the GDPIR include Aadhaar, Unified Payment Interference. तो this is सर्विस एट स्केल के अंदर क्या आता है डीपीआई के अंदर, तो दैट इज आधार है इसके अंदर, यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई है, और उसके बाद कोविन है जो कोविड से जुड़ा था, और आयुष्मान भारत, और उसके साथ साथ डिजी लॉकर या गवर्नमेंट की सर्विसेज है डीपीआई। अ सेट ऑफ interoperable open source software platform that facilitate the digital delivery of the services। तो डिजिटल डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज से रिलेटेड है। तो डीपीआई फ्रॉम इंडिया विद इन द जीडीपीआईआर इंक्लूड आधार, यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई, डिजी लॉकर, उमंग, ई संजीवनी, एपीआई सेतु, कोविन हम लोगों ने देखा था कोविड के टाइम के ऊपर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, ई हॉस्पिटल, पोषण ट्रैकर एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एंड अंडरस्टैंडिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। DPI encompasses foundational element of framework such as digital identification, payment infrastructure, and data exchange solution. These components play a pivotal role in enabling countries to deliver essential services to their citizens, fostering empowerment, improving lives, or promoting digital inclusion. अब जितना डिजिटलाइजेशन ज़्यादा होगा उतना गवर्नमेंट की सर्विसेज में कंपैरेटिवली बेटरमेंट आएगा। तो गवर्नमेंट का फोकस जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ है। हालांकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हैं कि अभी भी यूरोप जैसी कंट्रीज में ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर आप इसी तरह से जैसे हम लोग पेमेंट करते हैं इस तरह से डिजिटल पेमेंट कर सको। यूरोप में अब ये नहीं है, कार्ड वार्ड से तो पेमेंट का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर, बट इस तरह से यूपीआई के थ्रू नहीं है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, और बड़ा अच्छा भी लगता है देखिए कि सब्जी वाला, पान वाला, गोलगप्पे वाला 10 20 30 रुपए भी वो डिजिटल पेमेंट से ले रहे हैं। और उससे इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों को डिजिटल पेमेंट की धीरे धीरे आदत पड़ रही है, और धीरे धीरे लोग जो हैं वो अब मोबाइल पर्स वगैरह कैरी नहीं कर रहे। अब लोगों को हर जगह अपनी आइडेंटिटी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपके पास डिजी लॉकर है, ठीक? और आपके पास जैसे कोविन में आप लोगों ने देखा कि कई सारी जगहों पर आने-जाने के लिए आपके पास वो वैक्सीनेशन का सर्टिफ़िकेट माँगते थे, तो आपके पास कोविन ऐप के अंदर वो सर्टिफ़िकेट होता था। तो गवर्नमेंट को इस तरह से करने से, ई गवर्नेंस से गवर्नमेंट को खुद को बहुत हेल्प मिली है। गवर्नमेंट का खर्चा बच जाता है ना? क्लर्क का, ऑफ़िस स्टाफ, ये सब खर्चे बच जाते हैं सरकार के लिए भी बेनिफिट है। और बड़ी जल्दी एक-एक इंडिविजुअल तक सरकार पहुँच जाएगी। So envisioned as the government-led multi-stakeholders initiative, the Social Impact Fund aims to expedite DPI implementation. अब DPI हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, दैट इज डिजिटल ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। DPI encompasses foundational element framework such as digital identification, payment identification। उसके बाद हाँ, ठीक है बेटा, सॉरी मैं भूल गया था कहाँ पर थे हम लोग। Envisioned as a government-led multi-stakeholder initiative, the Social Impact Fund aimed to expedite DPI implementation in the Global South. The fund will provide financial support to the upstream technical and non-technical assistance to the countries in developing DPI system. The SIF services as a collaborative platform for the relevant stakeholders, including other governments, international organizations, and philanthropic entities, to contribute. Its goal is to accelerate the achievement of sustainable development goal in low and middle income countries through the strategic development of DPIs. India has pledged an initiative commitment to 25 million toward the social impact fund demonstration for the dedication of fostering global DPI development and supporting SDG attainment। तो सरकार डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, और सरकार की कोशिश ये है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लें, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा डीपीआई जो पार्टिसिपेशन है उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन को बढ़ाए, और अल्टीमेटली बेटर गवर्नमेंट जो है, बेटर डिजिटलाइजेशन से बेटर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है।
तो वेस्टर रिस्क रिड्यूसिंग एक्सेस IRRA। IRRA अब क्या है ये IRRA? इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस है। प्लेटफॉर्म एक्ट्स ऑन द सेफ्टी नेट फॉर द इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन विद सेबी। जिन लोगों ने अपने आप को सेबी से रजिस्टर किया है या सेबी चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं सेबी के साथ, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सरकार उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करके ये करना चाहती है कि सर लोगों के साथ जो है रिस्क जो है वो कम हो जाए, पैसे के डूबने का, जो लोग शेयर मार्केट में या फिर उससे जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन में पैसों की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके लिए इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म जो सरकार ने लॉन्च किया है। देयर इज अ राइज इन इंस्टांसेस ऑफ ग्लिचेस इन द ट्रेडिंग मेंबर्स सिस्टम मेकिंग द इन्वेस्टर्स एंड ओपन पोजीशन एट रिस्क। लॉन्च्ड बाय सेबी ने इसको लॉन्च किया है। डेवलप्ड हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया। कौन कौन सी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान रखना दोनों स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में ही है। NCDEX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड और MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब ये जो NCX और NCDEX जो है ये भी इन्वेस्टमेंट की एक फॉर्म है जिसमें आप शेयरों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप आइटम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ केसेस में आप जैसे बुलियन मार्केट है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इनमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सोना है, तांबा है, कॉपर है या फिर और इससे जुड़ी हुई मेटल जितनी भी है, आयरन भी है उसके अंदर और एल्यूमिनियम है, उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आपको लगे कि आप उसमें से आने वाले टाइम के अंदर उसका रेट बढ़ेगा। और इसके अलावा फिर हमारा जो चना है, हींग है, ज़ीरा है, बासमती राइस है, ऐसी चीज़ों में भी लोग पैसा लगाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। जिनको लगता है आने वाले टाइम के अंदर इनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो उनमें पैसा लगाते हैं उनमें। तो ये सब कुछ एक्सचेंज के थ्रू होता है, ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरा खरीदा जाए या हींग खरीदा जाए, इलायची खरीदी जाए, चने खरीदे जाएँ, है ना? तो उसके बाद MSC है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस रिस्क फेस्ड बाय इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग द टेक्निकल ग्लिचेस एट बोथ द प्राइमरी एंड डिजास्टर रिकवरी साइट। तो कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को टेक्निकली कई बार कुछ दिक्कतें आती हैं और कई बार डर होता है कि उसके पैसे ना डूब जाएं, इस करके इसको लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर ऑफ क्लोज देयर ओपन पोजीशंस एंड कैंसल पेंडिंग ऑर्डर्स। Working, it can be invoked by trading members of the suo motu by the stock exchange. It downloads trade information from all the trading venues, send SMS, email investors with IRR access link over an internet-based trading, the IBT, web URL and app. Investors can access through secure login system using their unique client code और इन्वेस्टर्स पैन नंबर। तो जब भी कोई इन्वेस्टर शेयर मार्केट से शेयर खरीदेगा उसको इन्फॉर्मेशन उसके ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू उसको पहुंच जाएगी कि आपके अकाउंट में इतने शेयर पड़े हैं, ये आपने बाय किए हैं, इतने आपके अकाउंट में इतने शेयर हो गए। तो रिवर्स माइग्रेशन क्या है? बेस्ड ऑन द ट्रेडिंग मेंबर्स रिक्वेस्ट एंड कंफर्मेशन फॉर ऑल एक्सचेंजेस द IRRA विल बी शट डाउन एंड इनेबल द रिज्यूम बिजनेस फ्रॉम द ओरिजिनल ट्रेडिंग सिस्टम। Confirmation from all exchanges, the IRR will be shut down and enable the resume business for the original trading system. Reverse migration के अंदर क्या है? Only one reverse migration will be allowed during a trading day. Limitation: it is not meant for tracking fresh positions or orders and is not available to algo trading institutional clients. तो कुल मिला के ये कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके रिस्क को कम करने के लिए IRRA जो डेवलप किया गया है ताकि कोई भी इंडिविजुअल जो भी शेयर मार्केट में ट्रेड बिजनेस करना चाहता है उसके लिए यूनिक क्लाइंट कोड बनेगा। और कुल मिला के लॉजिक ये है कि उसके साथ रिस्क उसका जो है उसके साथ उसके पैसे जो हैं वो सेफ रहें, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कितने कितने उसके पास कितने शेयर्स हैं, कितने उसके पास डेरिवेटिव्स हैं, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ताकि हो सकता है कभी टेक्निकल इशू हो जाए तो उसको कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं जाए, ये ना हो कि उसके पास सिस्टम ओपेक रहे, उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाए। बस इतना सही है इसके अंदर और कुछ खास नहीं है। लॉन्च ऑफ अग्नि इनिशिएटिव बाय द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदा साइंसेस। अब ये क्या है? इन द रीसेंट डेवलपमेंट द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड आयुर्वेदा साइंसेस CCRAS ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज इंट्रोड्यूस्ड द आयुर्वेदा ज्ञान निपुण्य इनिशिएटिव अग्नि, इसका नाम दिया है, एम्ड एट फिजिशियंस पार्टिसिपेटिंग विद इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। इनसाइट इनटू द
अग्नि इनिशिएटिव ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी गोल ऑफ अग्नि इज टू एस्टैब्लिश अ प्लेटफॉर्म फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर to share their innovative practices and experiences across the various disease condition. Additionally, the initiative seeks to foster the culture of evidence-based practices with the Ayurvedic community. अब एक नया ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है अग्नि, इसके अंदर ये कहा गया है कि जो भी आयुर्वेद से जुड़े हुए जो भी रिसर्चर्स हैं या आयुर्वेदिक के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, बीए एमएस हैं या आयुर्वेद के अंदर एमएस भी होती है, एमडी आयुर्वेदा होता है। तो अगर आपको आयुर्वेदा के अंदर काम करते टाइम कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है ना? आपने किसी मरीज का ट्रीटमेंट किया है या फिर उसके सेल कम थे या उसको कोई डिज़ीज़ थी और आपके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से उसकी जो डिज़ीज़ है वो क्योर हो रही है, तो उससे जुड़ा हुआ डाटा जो है आप आगे शेयर करो ताकि हम लोग उसको साइंटिफिकली उसको चेक कर सकें और हम आयुर्वेद को और प्रमोट कर सकें। ताकि आयुर्वेदिक कल्चर को या इंडियन मेडिकल साइंसेज को जो है उनको प्रमोशन मिले। इनिशिएटिव ऑब्जेक्टिव प्रमोशन ऑफ द कल्चर ऑफ रिपोर्टिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस अमंग आयुर्वेद प्रैक्टिशनर। तो इनको एविडेंसेस देने होंगे कि पहले पेशेंट की कंडीशन ये थी, मेडिसिन लेने के बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद कंडीशन ये है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सक्सेसफुल थेरेपेटिक रेजिमेंट्स ऑफ द वेरियस डिजीजेस कंडीशन इनकम्पासिंग सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड प्रोसीजर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द एजुकेशन एंड एकेडमिक पर्पसेस। आइडेंटिफाइंग the interest Ayurvedic practitioners for the collaboration in creating a comprehensive database. This involves applications and capacity building through training and research method of good clinical practices. वहीं कि जैसे कोरोना पीरियड के अंदर रामदेव ने कहा था कि मेरी फलानी मेडिसिन है, इसको खाने से कोरोना जो है दूर हो जाएगा। तो जब उनसे एविडेंसेस मांगे गए तो देने में सक्सेसफुल नहीं रहे थे, है ना? हालांकि कई लोगों को उसका बेनिफिट हुआ था, बट उनके पास डाटा नहीं था। तो अगर ऐसी कोई भी मेडिसिन से किसी को फर्क पड़ रहा है तो उसका डाटा होगा सरकार के पास, तो सरकार उसको प्रमोट कर सकती है। अंडरटेकिंग रिसर्च फॉर मेन स्ट्रीम pragmatic practices by subjecting them to scientific validation of evidence based appraisals. तो की फैक्ट अबाउट द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेज CCRS as autonomous body operating under the Ministry of आयुष। आयुष मतलब आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथिक। आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष डिपार्टमेंट है। It stands for apex body in India responsible for undertaking coordination, formulation, developing and promoting research in the Ayurvedic sciences along scientific lines. The council's diverse research activities include medicinal plant research, drug standardization, pharmacological research, clinical research, literary research, documentation and tribal healthcare research program. Headquarter New Delhi में है। Agni initiative reflect a strategic move towards fostering collaboration, innovation and evidence-based practices with Ayurvedic community contributing to the growth and development of this traditional system medicine. तो ये भी है कि इंडिया में हजारों सालों से आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते आ रहे हैं, बट ये है कि मेडिसिन तो लेते आ रहे हैं, उनके पास सरकारों के पास या फिर उन प्रैक्टिशनर्स के पास या आयुर्वेद से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन के पास डाटा नहीं है। हम लोगों ने क्या चेंजेस आए, हम लोगों ने आयुर्वेदिक मेडिसिन देने से कितने लोगों में चेंजेस आए, क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसका वही है कि उसको डाटा वगैरह अवेलेबल कराएं, उन सबको कहा गया है। तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि आयुर्वेद और तरक्की करे और बढ़े। ठीक। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर जैसे होम्योपैथी के साथ कंडीशन है कि होम्योपैथी का जो ओरिजिन है ये जर्मनी में हुआ, पर जर्मनी में होम्योपैथी को प्रैक्टिस नहीं करता। होम्योपैथी प्रैक्टिस होती है इंडिया, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के अंदर, है ना? तो उसके लोगों को रिजल्ट भी मिलते हैं। जो भी होम्योपैथी से मेडिसिन लेते हैं वो होम्योपैथी से उनको इलाज ठीक होता है या फिर वो उसी में बिलीव ज़्यादा करते हैं। और जो एलोपैथिक मेडिसिन उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो अगर इसी तरह से आयुर्वेद को प्रमोशन मिलेगा, अगर उनसे डाटा आता है उनका और उनकी एक कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आती है, तो ये इसका एडवांटेज रहेगा। ठीक। तो आज की क्लास इतनी है और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और कल तो नहीं होगी कि नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, तो मंडे नेक्स्ट क्लास में। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जो प्रिंटेड नोट्स हैं जो ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं ना, और अगर नहीं अवेलेबल हैं, हाँ, आपको, आप सब लोग ग्रुप में हैं तो ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आपको जाके अपने हाथ से इसके नोट्स बनाने हैं और प्रीलिम के नोट्स और मेंस के नोट्स को आपको सेग्रीगेट कर देना है। ये प्री का पार्ट हो गया, ये मेंस का पार्ट हो गया। और इसके बाद आपको नोट्स को कंपाइल करके रखना हो और आपको बार-बार इन नोट्स को रिवाइज़ करना है। ठीक है? तो एक दिन की 5, 6, 7 न्यूज़ होती हैं, तो जो अलग-अलग न्यूज़पेपर में आती हैं जिसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है? अभी कल मिलते हैं और कल इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।